वेलकम एवरीवन, वेलकम टू उड़ीसा आईएएस एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बढ़िया क्लास। जितने भी लोग बैंकिंग, एसएससी, ओपीएससी, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं बैंकिंग। और बैंकिंग को समझने के लिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये क्लास, जिसमें हम समझेंगे बैंकिंग के कुछ इसेंशियल पार्ट्स और कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि ये बैंकिंग चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं ये स्लाइड जिसमें आप देख पा रहे हो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज यहां पर लिखा हुआ है। तो ये वर्ड का पहले मतलब समझ लेते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का मतलब सिंपल है कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें किसी मिडिलमैन की जरूरत पड़ती है, तो जो मिडिलमैन का काम करता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको बताऊं कि लेंडर और बोरोवर के बीच में अगर कोई ऐसा मिडिलमैन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी बोलेंगे। और ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी दो तरह से हो सकते हैं। ये फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज भी होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। सो यहां पर आपको समझना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं। देखिए समझिए, फॉर्मल इंटरमीडिएरीज वो सारे इंटरमीडिएरीज हैं जिनके पास में गवर्नमेंट के जरिए दिया गया लाइसेंस है और वो अपना काम उसी के प्रकार से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की बात करें तो हम यहाँ पर बैंक्स को ले सकते हैं। बैंक्स, इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, ये भी जो है फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के पार्ट हैं। लेकिन अगर इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का बात करें तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं मनी लेंडर के बारे में, ठीक है। सो मनी लेंडर्स आर इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। हमें यहां पर मेनली अभी आपके लिए बात करना है अबाउट बैंकिंग और बैंक्स के बारे में हम लोगों को अच्छे से समझना है, जो कि एक फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है। तो हमें अब बैंकिंग के बारे में बात करना है। चलते हैं बैंक को अच्छे से समझते हैं। देखिए, बैंक्स भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं, लेकिन उनमें भी टाइप्स हैं। बैंक्स को हम लोग दो हिस्से से अच्छे से समझ सकते हैं कि बैंक्स भी अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक्स में कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स अलग होते हैं, जिनमें हम लोग कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। सो प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी में ही हम लोग डिस्कस करते हुए हम लोग कुछ अलग टाइप के डिफरेंट बैंक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पेमेंट बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं, स्मॉल फिनेंस बैंक के बारे में पढ़ते हैं, लोकल एरिया बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक टाइप है बैंक में क्या पढ़ना है आपको। इसके अलावा आप बैंक्स में ही कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानते होंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी डिवीजन होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पढ़ते हो, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को पढ़ते हो। इसी का सबसे ऊपर वाला वर्जन क्या होता है? ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। और सबसे ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है वो है पैक्स, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। अब इसमें अगर बात करें तो नॉन बैंक्स भी, अभी आपको बताया गया कि नॉन बैंक्स भी जो है फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है। तो नॉन बैंकिंग एंटिटीज में हम लोग बहुत सारे नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएरीज को भी पढ़ते हैं, जिसमें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पढ़ते हैं, सिडबी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली एक बैंक बना जिसे हम लोग नैबफिड बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो नैबफिड के बारे में पढ़ते हैं। और ये हमारा मेनली कोर आइडिया है जिसे हम लोगों को बैंकिंग में पढ़ना चाहिए, बैंकिंग में आपको कंप्लीट करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको बता दूं, इन सबको पढ़ने से पहले इन सबके माई बाप यानी एपेक्स बैंक के बारे में आपका जानना जरूरी है। सो सबका यानी बैंकिंग का जो एपेक्स बैंक है जो सबको रेगुलेट करता है वो कौन सा है? सो आपको पता होगा कि आरबीआई इज नथिंग बट आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स। तो हमें पहले किसी के बारे में अगर जानना है बैंक्स में तो हम पहले आरबीआई के बारे में जानेंगे।
और आरबीआई कैसे बना, आरबीआई का जेनेसिस कैसे हुआ है, इसको समझने के लिए हम पहले आरबीआई के पूरे डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका नीड कैसे पड़ा, इसको पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बैंकिंग इंडिया में बहुत पहले से है। 18th सेंचुरी में ही इंडिया में बैंक्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके थे, लेकिन बैंकिंग नॉर्म्स यानी इनको रेगुलेट करने के लिए कोई नॉर्म्स वैसा मौजूद नहीं था। तो इंडिया में पहले क्या किया गया कि 1913 के टाइम में कंपनीज एक्ट के अंदर में सारे बैंक्स को बोला गया कि आप इसमें रजिस्टर करें, और उस वक्त कोई CRR, SLR, रेपो रेट जैसी कोई नॉर्म्स उस वक्त नहीं थी। तो 1913 में ऐसा क्या होता है भाई? तो 1913 में सबको बोला गया भाई कंपनीज एक्ट के अंदर में आप आइए, और कंपनीज एक्ट के अंदर में आपको रखा जाएगा। सारे बैंक्स को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना था। लेकिन आगे चल करके इसका नीड समझ में आया जब 1926 में खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसे हम लोग बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। सो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, ये क्या है भाई? सो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी जो कि खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, सो इसके चेयरमैन कौन थे? सो इसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग। सो हिल्टन यंग कमीशन, या फिर इसे हम लोग रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी भी बोलते हैं। हिल्टन यंग के चेयरमैनशिप के अंदर में ये कमीशन बना, और इस कमीशन ने ये नीड बताया कि यहाँ पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़रूरत है, और इसके रिकमेंडेशन पे ही आरबीआई सेटअप हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी संग आरबीआई नहीं बना। तो क्या फेनोमेना ऐसा हुआ जिसकी वजह से आरबीआई बनाना जरूरी हो गया? सो आपको याद रखना है कि 1929 में वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। सो ये यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया में भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो कोलैप्स हो गए, जिसकी वजह से इंडिया में ये नॉर्म्स का आना जरूरी साबित हुआ, और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा बैंक बनाएंगे जिसका नाम गवर्नमेंट ने रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1934 में बाई एन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 इनैक्ट किया गया, जिसे इफेक्ट दिया गया कि आप 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई का गठन होगा और आरबीआई बनाया जाएगा। सो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई सर्व कर रहा है इंडिया को। लेकिन याद रखेंगे जब ये बैंक बना था तो इसने ना सिर्फ इंडिया को सर्व किया है, बल्कि इंडिया के साथ इंडिया का एलाइड जो नेशन था पाकिस्तान, और इसके अलावा बर्मा को भी सर्व किया। बर्मा 1937 में सेपरेट होता है इंडिया से, तो उस वक्त तक आरबीआई सारे के काम देखता था। आरबीआई के गठन होने के साथ ही कुछ और भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर ये बात भी समझ के रखनी है कि जब आरबीआई बना था तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑब्सन स्मिथ। सर ऑब्सन स्मिथ ये आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। इनके बारे में आपको एक पॉइंट और बता दो, सर ऑब्सन स्मिथ पहले गवर्नर थे। जब आरबीआई बना था तो आरबीआई टोटली इसमें गवर्नमेंट का कितना पैसा लगा हुआ है, तो इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो कुछ इस प्रकार थी कि गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ 4.4% शेयर आरबीआई के इसमें हिस्से में थी, यानी गवर्नमेंट का 4.4% ही हिस्सा था, यानी एक नेशनलाइज एजेंसी नहीं थी। ये पहले दिमाग में आप रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई के बनने के बाद जो नॉर्म्स जो आप आज देख पाते हो, CRR, SLR की चीजें, वो लाने की कोशिश की गई। तो आरबीआई ने संग जुलाई के महीने से ये काम स्टार्ट कर दिया। जुलाई 1935 से आरबीआई ने एक चीज सबके ऊपर में मैंडेटरी कर दिया कि भाई आपको एक नॉर्म फुलफिल करना है, यानी आपको अब CRR मेंटेन करना है। CRR का मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो ये एक तरह का डिपॉजिट होता है जो मेनली बैंक्स आरबीआई के पास में रखती है इन कैश फॉर्म। सो कैश रिजर्व रेशियो मेनली क्या है? कुछ डिपॉजिट जो बैंक्स को आरबीआई के पास में रखना होता है। सो कैश रिजर्व रेशियो सबके ऊपर मैंडेटरी किया गया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, सो ये इस टाइम से ही मैंडेटरी हो गया, और ये बोला गया कि जो लोग भी नॉर्म्स फुलफिल करेंगे तो आरबीआई ने अनाउंस किया कि मैं उसे अपने शेड्यूल लिस्ट 2 का भाग बना दूंगा, यानी आज के बाद से जो लोग भी ये नॉर्म्स फुलफिल करने वाले हैं उसे शेड्यूल
2 में डाला जाएगा आरबीआई एक्ट के, और इन्हें एक अलग जो स्टेटस है दिया जाएगा। क्या स्टेटस दिया जाएगा? तो इन सारे बैंक्स को बोला गया कि इन्हें शेड्यूल स्टेटस दिया जाएगा। क्या स्टेटस दिया जाएगा? शेड्यूल स्टेटस। तो इनको आज हम लोग शेड्यूल बैंक्स के नाम से जानते हैं। शेड्यूल बैंक्स का फायदा क्या है, पहले अपने से ये सोचे। शेड्यूल बैंक्स होने का फायदा ये है कि आप आरबीआई की बोरोइंग पॉलिसी में हिस्सा ले सकते हैं। आपको सीआरआर एसएलआर के जो नॉर्म्स है आपके ऊपर मैंडेटरी होंगे। और ये शेड्यूल स्टेटस जो है किनको दिया गया है भाई? जो लोग भी शेड्यूल 2 में रहते हैं आरबीआई के एक्ट 1934 में। आगे बढ़ते हैं इसको और समझते हुए। सो देखिए यहाँ पर आरबीआई जुलाई 1935 में ये मैंडेटरी कर देती है, लेकिन आगे का कहानी कुछ इस प्रकार है कि आरबीआई में सबसे पहली बार जो इंडियन गवर्नर बने थे वो कौन थे? तो इंडिया के हिसाब से आप अच्छे से समझे कि इंडिया के पहले गवर्नर, इंडियन गवर्नर कौन है आरबीआई में? तो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर रहे हैं सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे जो 1943 से लेकर के 1948 तक सर्व करते हैं आरबीआई को, और आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर होते हैं। इन्होंने ना सिर्फ फर्स्ट गवर्नर थे, बल्कि जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके थ्रू डबल जो एजेंसीज बनी थी, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ और इससे जो एजेंसीज बनी थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो इसके टाइम में जो इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव रहे थे वो थे सीडी देशमुख। दूसरी बात, आरबीआई 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जब बनी थी तो एक प्राइवेट एजेंसी थी, लेकिन इसे नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में। और ये 1949 यानी 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछता है कौन से एक्ट के द्वारा नेशनलाइज किया गया था, तो आपको ये याद रखना है कि इसे आरबीआई एक्ट 1948 के द्वारा नेशनलाइज किया गया है और 1 जनवरी 1949 से इसे नेशनलाइज किया गया है। आगे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि इसी साल में आरबीआई ने एक यूनिक एक्ट पास किया जिसे बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा आरबीआई को कुछ राइट्स मिलते हैं। क्या राइट मिला आरबीआई को? तो आरबीआई को राइट मिला टू रेगुलेट ऑल बैंक्स, और अगर कोई पुराने बैंक्स नए ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो उनको भी लाइसेंस अब कौन देगा भाई? आरबीआई देगा। तो ये लाइसेंस पहला तो इनको ये मिलता है। दूसरा, इसके थ्रू ही आरबीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। आरबीआई बोलती है ना सिर्फ आपको सीआरआर रखना है यानी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है, बल्कि आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया एसएलआर यानी स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। सो आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया कि भाई अब सारे बैंक्स को, जो भी शेड्यूल बैंक्स रहेंगे, उन्हें स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो भी मेंटेन करना होगा। तो आप समझते हैं स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। तो स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो ये एक तरह का डिपॉजिट है, रिजर्व है, जो बैंक्स को खुद के पास रखना होता है। बैंक नीड्स टू कीप विद देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर आरबीआई कुछ मैंडेटरी बता देते हैं कि किस फॉर्म में रखना है। तो आरबीआई बता देता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखो, गोल्ड के फॉर्म में रखो, या फिर आरबीआई अगर कोई और सिक्योरिटी का नाम बोल दे, एग्जांपल कि आपको ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में रखो, तो उस फॉर्म में आप रख सकते हो ये रिजर्व्स। सो आरबीआई के मुताबिक, ये पहले तो याद रखे, इसका अभी प्रेजेंट जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू बताया गया है कि एसएलआर मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो एसएलआर मैक्सिमम हो सकता है 40% ऑफ द टोटल रिजर्व, और इसे हम लोग काउंट करते हैं नेट डिमांड ऑन टाइम लायबिलिटी के ऊपर में, एनडीटीएल के ऊपर में एसएलआर काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये आरबीआई 1949 में तो बन गया। आरबीआई के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं। आरबीआई के इस पूरे काम को चलाने के लिए आरबीआई ने एक सेंट्रल बोर्ड बना करके रखा है, ठीक है। सो ये सेंट्रल बोर्ड जो है मेनली क्या करती है? सो सेंट्रल बोर्ड जो है आरबीआई के गवर्नर्स होते हैं। तो पहले हम लोग सेंट्रल बोर्ड को अच्छे से समझते हैं। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई क्या है? सो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है ना, उसमें दो तरह के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। एक होता है ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है, और एक होता है नॉन ऑफिशियल
पोजीशन, तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो होते हैं। सो इसमें समझते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स में कौन कौन होता है। तो ऑफिशियल डायरेक्टर में एक बंदा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। सो दिस इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके अलावा 4 और लोग होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। सो आरबीआई के एक्ट में ये मेंशन है कि आरबीआई के 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। सो 4 डिप्टी गवर्नर मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं। इनमें जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है, सो आपको याद रखना है शक्ति कांता दास जो है वो प्रेजेंट गवर्नर, और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर हैं। इन सबका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इन सबका अपॉइंटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इनका टेन्योर कितना होता है, 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है इन गवर्नर को। अब बात करते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स वाले पोजीशन का। सो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर वाला पोजीशन में आपको याद रखना है 2 ऐसे होते हैं लोग जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं। सो 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं। इसके अलावा 10 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसे गवर्नमेंट एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। ये 10 और 2 गवर्नमेंट के क्या हो गए, 12 लोग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके अलावा 4 मेंबर्स लोकल बॉडीज से आते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ लोकल बॉडीज कहां से आ गया, तो लोकल बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि आरबीआई के भी कुछ जोनल ऑफिसेस हैं, आरबीआई के कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं। तो क्या ऑफिसेस हैं आरबीआई के, तो याद रखेंगे आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। नॉर्थ में इसका जो ऑफिस है वो है दिल्ली में, ठीक है। साउथ में इसका जो ऑफिस है वो है चेन्नई में। ईस्ट में जो इसका ऑफिस है वो है कोलकाता में, और वेस्ट में जो इसका ऑफिस है वो है मुंबई में। सो इन चारों रीजनल ऑफिसेस के जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर्स जो हैं इस बोर्ड के मेंबर होते हैं, ठीक है। सो ये ऑफिसेस जो है आपको पहले यहाँ पर समझा दिया गया है। ये बोर्ड जो है ये आरबीआई का मेन बोर्ड है जिसके थ्रू आरबीआई का काम चलता है। इसमें मेन पोजीशन किसके हाथ में है, तो आपको याद रखना है आरबीआई के गवर्नर के हाथ में, ठीक है। अब यहाँ पर आरबीआई के फंक्शन को समझते हैं। सो आरबीआई का फंक्शन अगर हम समझें तो आरबीआई का फंक्शन क्या है, सो आरबीआई के फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। आरबीआई बहुत सारा काम करता है, उसमें आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। सो आरबीआई के फंक्शन को अगर समझते हैं तो आरबीआई बहुत सारा काम करता है, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इज द मेन वर्क डन बाय आरबीआई। अब ये मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया होगा और आपको सबको पता होगा कि वहां पर कुछ टूल्स होते हैं। जैसे मैं ये टूल्स यूज कर रहा हूँ ना पढ़ाने के लिए, तो वैसे ही आरबीआई के कुछ टूल्स हैं। तो जिन टूल्स के थ्रू ये मनी सप्लाई कंट्रोल करता है उसे ही हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग रिजर्व रेशियोज मेंटेन करने की बात होती है, तो आरबीआई रिजर्व रेशियो में क्या पढ़ाता है भाई, सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की बात करता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात होती है, सो इंटरेस्ट रेट में आरबीआई मेनली क्या करता है, तो आपको बोलता है कि रेपो मेंटेन करो, रेपो के अलावा एमएसएफ मेंटेन करो। इसके अलावा बैंक रेट का कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाता है आरबीआई। इसके अलावा क्या बोलता है, रिवर्स रेपो का कॉन्सेप्ट दे देता है आरबीआई। इसके अलावा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है। तो ये जो सारी चीजें आपको बताई गई ये है टूल्स जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई यानी मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन का टारगेट कौन डिसाइड करता है, तो याद रखेंगे हर 5 साल में गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होगा। सो एवरी 5 इयर्स जो है गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि भाई टारगेट मेरा कितना होगा। सो गवर्नमेंट ने अभी लास्ट जो डिसाइड किया उसने डिसाइड किया कि हमारा टारगेट है चले 4%, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट फिगर तो कोई मेंटेन नहीं कर सकता। तो आरबीआई को बोल दिया गया है कि आपको मेंटेन करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, तो यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि आप +2% भी जा सकते हैं, -2% भी जा सकते हैं। मतलब क्या है, 2% कम 2% ज्यादा मेंटेन किया जा सकता है। यानी आरबीआई का काम है कि वो इन्फ्लेशन को 2 से 6% के अंदर मेंटेन करे, यही आरबीआई का मेन काम है। सो आरबीआई पहला काम क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आरबीआई के दूसरे फंक्शन के ऊपर में। सो आरबीआई दूसरा फंक्शन क्या करता है, सो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है, सो कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज।
सो इसे ये जो राइट मिला है ना फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने का, ये इस एक एक्ट के अंदर में मिला है। कौन से एक्ट के अंदर में मिला है? सो इसे फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा ये राइट मिला है कि ये फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो आपको ये भी समझ के रखना है कि ये फॉरेन एक्सचेंज को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है? सो आरबीआई के पास में कुछ अदर राइट्स भी हैं, जैसे आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, आरबीआई एक्ट्स एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट का काम करता है। आरबीआई जो है वो पब्लिक डेप्ट मैनेजर का काम करता है, यानी पब्लिक डेप्ट को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई करता है। इसके अलावा आरबीआई और क्या काम करता है? तो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट और एक काम करता है, आरबीआई इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई सारे बैंकों का रेगुलेटर है। माई बाप कौन है भाई? आरबीआई है। और इसे हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं, यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, कहीं भी कुछ नहीं मिले तो चलिए आप आरबीआई के पास आइए, वो हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई तरह तरह के अदर काम तो करता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं पहले भी पढ़ाया आपको कि ये इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करना है तो वहां पर आरबीआई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल कॉपरेशन में कहां पर, तो मैं आपको बता दूं, आईएमएफ में कौन जाता है भाई? तो आईएमएफ में रिप्रेजेंटेटिव आरबीआई के गवर्नर है। इसके अलावा बेसल में कौन जाता है भाई? तो बेसल में भी रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर ही जाते हैं। तो इसी तरीके के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेनली आरबीआई रोल लेता है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट को और डीप में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पार्ट है एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट का आरबीआई काम करता है? आरबीआई के पास में एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है? आरबीआई पैसा इशू करता है ना, इशूइंग ऑफ करेंसी, करेंसी भी इशू करता है आरबीआई। तो ये जो करेंसी इशू करता है इसकी इस मैटर को और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं भाई। चलते हैं इस मैटर को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपके सामने देखिए यहाँ है कि इंडिया में दो तरह का करेंसी अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉइन्स यूज कर रहे हैं हम लोग और नोट्स यूज कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दी बैंक मनी और अपार्ट फ्रॉम यूपीआई एक्सेट्रा, ये सब को छोड़ करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकली जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? कॉइन्स यूज कर रहे हैं। तो ये जो कॉइन्स है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सो कॉइनेज एक्ट के अंदर में ये बोला गया है, जिसको लास्ट अमेंड किया गया था 2011 में, तो इसके अंडर में ये बोला गया है कि कॉइनेज एक्ट के अंदर में जितने भी कॉइन्स होते हैं उन्हें कौन इशू करेगा? सो इसका इशूअर कौन होगा? तो इसका इशूअर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इसे इशू करेगा। ठीक है, और याद रखिएगा कॉइनेज एक्ट के अंदर में ये भी मेंशन किया गया है कि ये सारे जो है एक लिमिटेड लीगल टेंडर है। क्या है ये? लिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी इनको एक खास परिमाण तक, यानी इनको एक खास क्वांटिटी तक ही यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर इसे यूज नहीं किया जा सकता। सो ये एक लिमिटेड लीगल टेंडर है। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, सारे कॉइन्स। इसके अलावा 1 रुपए का जो आपका नोट होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है, करेंसी नोट, 1 रुपीज करेंसी नोट, ये भी कौन इशू करता है? तो 1 रुपए का करेंसी नोट भी कौन इशू करता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें कुछ बेसिक जीके के क्वेश्चन आते हैं कि 1 रुपए के नोट के ऊपर में किसका सिग्नेचर होता है, यहाँ कौन साइन करता है? तो याद रखेंगे इस पे साइन करता है फिनांस सेक्रेटरी। फिनांस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपए के नोट के ऊपर में, यानी 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। अब ये एक बात हुआ कि भाई नोट प्रिंट कर लिए 1 रुपए वाले और कॉइन्स सारे मिंट से आपका आ गया, उसमें अलीपुर मिंट के नाम आपने सुना होगा, तो सारा मिंट करके आ गया भाई कॉइन। अब क्या गवर्नमेंट बैठ करके ये कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी? नहीं, कॉइन्स को आरबीआई के थ्रू ही सर्कुलेट कराया जाता है। तो सर्कुलेशन कौन करता है? सो इन पूरे कॉइन्स का सर्कुलेशन जो आप देख रहे हो ना, ये करती है आरबीआई। सो ये कैसे होता है तो पहले समझ लीजिए। मैं अगर आपको बोलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे के सारे मिल करके 1 साल के अंदर में मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए का कॉइन मिंट करवाया, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का कॉइन छपा है। अब इसके बाद क्या? तो इसके बाद अगर वो आरबीआई के थ्रू इसे सर्कुलेट करवाती है तो इसके बाद वो मेनली क्या करती है? 100 करोड़ रुपए आरबीआई से एक्सचेंज करती है। आरबीआई इसके लिए 100 करोड़ रुपए देता है
और वो एक्सचेंज होने के बाद ही मेनली क्या होता है मार्केट में आरबीआई उसको सर्कुलेट करता है अपने मुताबिक। अगर मार्केट में 10 करोड़ के कॉइन्स की सर्कुलेशन की जरूरत है तो आरबीआई 10 करोड़ भेजेगा, ठीक है। अगर मार्केट में 50 करोड़ की जरूरत है तो 50 करोड़ का कॉइन भेजेगा, लेकिन आरबीआई अपने मुताबिक ही उसे सर्कुलेट करवाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर हम नोट्स की बात करें तो सारे जो नोट्स आप देख पा रहे हैं, सारे करेंसी नोट्स जो आप देख पा रहे हैं, इन सारे करेंसी नोट्स का जो प्रिंटिंग का पावर है ये किसके हाथ में दिया गया है? तो आरबीआई एक्ट के अंदर में ये बोला गया है कि सारे करेंसी नोट्स, ऑल करेंसी नोट्स जो 2 रुपए से स्टार्ट होने वाले हैं और अप टू 10,000 रुपीज, यानी आरबीआई के पास राइट है कि वो 10,000 रुपए तक का नोट निकाल सकता है। लेकिन अभी आपने कितना देखा होगा, मैक्सिमम नोट आपके नजर में अभी 2000 का होगा, जो अभी वो भी खत्म हो गया। आज के डेट में 500 रुपए का नोट जो है सबसे मैक्सिमम नोट है। अब इस पूरे नोट्स का सर्कुलेशन जो है आरबीआई खुद ही करती है, और इस नोट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसके ऊपर जो सिग्नेचर होता है वो किसका होता है? तो इसके ऊपर सिग्नेचर होता है आरबीआई के गवर्नर का। सो गवर्नर ऑफ आरबीआई इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जब 2000 रुपए का नोट मार्केट से निकाला गया था तो वहाँ आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी का जिक्र किया गया था, जो कि एक सिंपल पॉलिसी है कि मार्केट से जब कोई करेंसी का यूज कंप्लीट हो जाए तो उसको निकाल दिया जाता है। तो आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में आपको यहाँ याद रखना है। यहाँ नोट्स के कुछ फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं नोट्स के ऊपर में। सो ये जो नोट्स है इनके ऊपर में एक बहुत ही बढ़िया लाइन लिखा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसे और ज्यादा जूम करके दिखाने के लिए ये पोर्शन दिखाता हूं। क्यों लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज? ये यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा होता है ये पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। हर नोट के ऊपर में लिखा होता है ऐसे, और ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है ये समझना हमारा टास्क है। सो देखिए, आरबीआई का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये कॉन्सेप्ट क्या है रिप्रेजेंटेटिव मनी का? सो रिप्रेजेंटेटिव मनी का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि जब आप कभी कोई नोट या करेंसी इशू कर रहे हैं तो इसे बैक करना है बाय एनी एसेट और प्रॉमिस। सो आरबीआई भी इसी तरीके से अपने नोट्स को एसेट के जरिया नहीं बल्कि प्रॉमिस के जरिया बैक करती है, ठीक है। सो प्रॉमिस के जरिया जो बैक करके रखी है, यानी ये हर नोट के ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ, जितने रुपए का नोट आप लेकर के रहोगे उतना लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसका कमाल क्या है, जब भी देखिए डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बोला गया कि भाई 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के जो नोट हैं ये अब से चलने वाले नहीं। सो 500 और 1000 चलेंगे नहीं, लेकिन ये बोला गया कि आपको एक स्पेसिफिक डेट है, जाइए बैंक में, आपको एक्सचेंज करके मिल जाएगा। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दैट मनी, जितना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आरबीआई का गवर्नर आपके साथ में ये प्रॉमिस करता है कि जब भी आप वो नोट ले करके उसके पास पहुंचोगे तो वो इक्वल अमाउंट आपको सब्स्टिट्यूट करके देगा। इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट का मतलब क्या हो गया भाई? सो इक्वल अमाउंट मतलब सिंपल है कि 100 रुपए लेके जाओगे तो 10 का 10 दे देगा तो 100 रुपया हो जाता है, या फिर 20 रुपए के 5 नोट दे देगा तो 100 रुपया हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करके पैसा मिलेगा। सो इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी का कॉन्सेप्ट। यहाँ आपको एक बहुत बढ़िया चीज क्या समझ में आया कि डिमोनेटाइजेशन के समय में क्यों आपका पैसा एक्सचेंज किया गया था, क्योंकि ये लाइन जो है आज भी नोट्स पे लिखा हुआ है। जिन जिन नोट्स पे लिखा हुआ है सारे नोट्स को आरबीआई बैक करता है, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और अच्छे से समझे आप कि आज के डेट में अगर आपके पास 500 या फिर जो है 1000 रुपए के पुराने नोट हैं तो क्या होगा? तो आरबीआई ने वो लाइबिलिटी उठा ली है, ठीक है। आरबीआई ने संग 2016 जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, तो उसके बाद आरबीआई ने कुछ दिनों के बाद 2017 में ही वो एक्ट पास कर लिया, सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट, जिसके थ्रू 500 रुपए और 1000 रुपए की जो लाइबिलिटीज थी वो आरबीआई ने उठा लिया कि अब वो लाइबल नहीं है, आपके पास अगर वो नोट है तो वो अब चेंज करके नहीं देगा, ठीक है। यहाँ हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आरबीआई के थ्रू समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्लास और पसंद आता है तो आप जरूर जुड़े हमारे
उड़ीसा आईएएस एकेडमी, उड़ीसा बैंकिंग एकेडमी के क्लासेस में। और आपको ये क्लास अगर पसंद आता है तो यूट्यूब पे इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने क्लासेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को सर्व कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ पर हम अपने पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।